जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम चलते हैं महाराष्ट्र। पहलगांव, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएस में सारे कन्वेंशनल मीडिया इन्वॉल्व है, पर आम आदमी की बात हम करते हैं। और हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी, जिससे हम जानना चाहेंगे कि ये डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं। क्या ये पहलगांव का रीजन है या भारतीय जनता पार्टी के कारण महायुति में डिफरेंसेस आ गया। एक नाथ शिंदे की बात में करना और उसके अलावे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक अजीब सा सवाल उठा दिया कि उद्धव ठाकरे विदेश में हैं और पहलगांव हो गया। अरे भैया, उद्धव ठाकरे को पता होता कि पहलगांव होना है तो शायद जाते भी नहीं। पर इस तरह के सवाल एक सेंसिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा उठाना क्या उचित है या अनुचित है? और महाराष्ट्र की बात करते हुए, महायुति की बात करते हुए, मैं सुभाष जी से जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब होने वाला है चुनाव? कौन बनने वाला है? क्योंकि संजय विनायक जोशी से बढ़ के आज की तारीख में जो नाम आई थी, वो उससे बढ़ के कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने लायक नहीं था। संजय विनायक जोशी नहीं बनते तो शायद गडकरी जी बनते। संघ का समर्थन इनके साथ था, हालांकि मोदी जी नहीं चाहते थे। दूसरा सवाल मेरा सुभाष शिर्के जी से, योगी जी पहले जाएंगे क्योंकि इलेक्शन होना है यूपी में और भारतीय जनता पार्टी, शाह जी और मोदी जी नहीं चाहते कि योगी शुड कंटिन्यू। तो योगी जी पहले जाएंगे या मोदी जी जाएंगे? और क्या 75 साल 75 इयर्स का जो एक डेडलाइन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके तहत मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी जैसे बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज को भी अलग किया गया था क्योंकि एज फैक्टर। क्या मोदी जी भी छोड़ेंगे? और अगर छोड़ते हैं, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा? और ये कास्ट सेंसस को लेकर क्या नया सगुफा शुरू कर दिया है? पहलगांव तो एक था ही, कास्ट भी आ गया। जी हम चलते हैं सुभाष शिर्के जी के। सुभाष जी, देखिए अजय जी, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे और हमें कोई नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और आरएसएस के कुछ नेताओं से जो मेरी बात हुई उसमें ये उन्होंने साफ कर दिया कि आरएसएस की भी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी से उतरे और दूसरा कोई वहां पे चला जाए। लेकिन एक जरूर बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका जो क्लाउट है, इनका जो वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी पर, उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस बार नरेंद्र मोदी कैंप की तरफ से नहीं होगा। ये आरएसएस ने तय कर लिया है और यही कारण है कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर, यानी बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनका कैंप, और आरएसएस, इनके अंदर जो तनातनी चल रही है, खींचातानी चल रही है, जिसके चलते बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम तय नहीं हो पा रहा है। और लड्डा साहब, उनको जैसे पूरा विंडफॉल ही मिल गया है, वो उनका टेन्योर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा एमएलए की संख्या है और अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे फिर होता क्या है कि जब बाहर के लोग हमें अगर तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो अंदर उन्हीं लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। तो एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना पार्टी के प्रमुख है, उनका ही एक नजदीकी नेता जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है,
उन्होंने अजित पवार को शकुनी मामा कहा। क्यों कहा? क्योंकि अजित पवार इन्होंने बतौर फिनेंस मिनिस्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कई सारे स्कीम्स जो है वहां से पैसा निकाला और जो लाडली बहना योजना है उसके लिए दिया। अब अगर उनको एकनाथ शिंदे के सामने ही ये सारी चीजें हुई होगी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो सारे लोग शरीक होते हैं, और एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके ये फैसला अजित पवार ने अकेले में लिया होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सम्मति फडणवीस इन्होंने भी ली होगी, लेकिन टारगेट किया जा रहा है अजित पवार को। अजित पवार को दिखाया जा रहा है कि वो पिछड़ों के खिलाफ है, ये कोशिश वहां पे चल रही है। दूसरी तरफ जो दो बड़े सुभाष जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, एक सेकंड के लिए रुकूंगा। मेरे पास जो रिपोर्ट एक आई है उसमें है कि फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर सतीश पाटिल, गुलाब राव देवकर एंड फॉर्मर एमएलएज दिलीप वॉघ, दिलीप सोनेवाने have joined the nationalist कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार, जो कि कभी शिंदे जी के साथ थे। ये क्या हो रहा है अजय जी? ये तीनों जो नेता हैं वो तीनों नेता जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो नॉर्थ महाराष्ट्र का हिस्सा है, और 2 बार चुनाव में ये लोग हार चुके हैं, तो इनका कोई वहां पे वजूद रहा नहीं है पॉलिटिकली। लेकिन अभी शरद पवार इनकी पार्टी में ये लोग थे, और वो फिर अभी शिफ्ट हो रहे हैं अजित पवार के पास, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता के साथ वो रहेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी जो कोऑपरेटिव सेक्टर में उनकी जो सत्ता है कुछ हद तक वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट में वो बरकरार रहेगी। और यही कारण है कि ये तीनों जो नेता हैं वो अजित पवार के साथ जा रहे हैं। अब इनकी जो बैकग्राउंड है, गुलाब राव देवकर के खिलाफ कई सारे करप्शन के आरोप भी हुए थे, लेकिन वो शरद पवार इनके पार्टी में टिके रहे। उसके बाद अभी वो अजित पवार इनके पास जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको भी वॉशिंग मशीन में जाना होगा, जिसके तहत उनके जो सारे जो गुनाह है वो धुल जाएंगे और वो क्लीन हो जाएंगे। तो ये भी कारण हो सकता है, और यही कारण है कि आज की तारीख में लोग बाकी पार्टियों से सीधे बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो अजित पवार के साथ जा रहे हैं या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें। मेरा एक सवाल है कि क्या इस वॉशिंग मशीन में, जो राजनीतिक वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या ये कास्ट सेंसस लेकर मोदी जी आए? कहा जा रहा है कि मोदी जी अकेले कुछ नहीं करते, बिना शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पे मोदी और शाह, मोदी जी भले ही ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, पर शाह जी इन्वॉल्व हैं कि संजय विनायक जोशी किसी तरह से ना बने, या नितिन गडकरी ना बने। आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा पूरी तरह से गौण हो गया है पहलगांव को लेकर? क्योंकि ये बड़ा अजीब चीज है, देश में जब भी कोई घटना होती है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं, पर यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा है। इलेक्शंस में पार्टी जा रही है, क्या एक्सटेंशन भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, या संघ भी अलाउ करती है, या संघ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पे कास्ट सेंसस को लेकर? जी सुभाष। देखिए, आरएसएस ने कोई कॉम्प्रोमाइज अभी तक नहीं किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर बीजेपी के। अगर ऐसा होता तो हमें दिखता कि कोई नरेंद्र मोदी कैंप से निर्मला सीतारामन का नाम चल रहा था, बाकी खट्टर साहब का नाम चल रहा था जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ऐसा कोई नाम हमें पता चलता और उनकी ताजपोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होती। लेकिन ऐसा हमें दिखा नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो विवाद है वो बरकरार है दोनों कैंप में, और ये आगे चलता रहेगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सितंबर के पहले ये रिजॉल्व होना जरूरी होगा, क्योंकि सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 साल उनको हो रहे हैं, तो एक कॉम्प्रोमाइज के तहत नरेंद्र मोदी को आरएसएस की बात माननी पड़ेगी, और आरएसएस उसके लिए राह देखेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब उसके पहले अगर होता है तो ठीक है, लेकिन अब कोई तुरंत ऐसा कोई बड़े चुनाव नहीं है। हाँ,
पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव जरूर है, लेकिन उसके लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की जरूरत वैसे भी नहीं है। नड्डा जी से काम चल जाएगा, क्योंकि नड्डा जी इतने कोई बड़े क्रांतिकारी नेता नहीं कि उनके एक भाषण पे पूरी लोग जो है वो वोट देंगे। तो ज्यादातर वहां पे करिश्मा जो चलेगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनका ही चलेगा, ये तो तय है। तो इसमें आरएसएस जो चाह रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके बाद जो अगले 10 साल की जो राजनीति है बीजेपी की, वो किस तरह से जाएगी, और इसके लिए बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो उस हिसाब से वो चुनने की तैयारी आरएसएस कर रही है। अजय जी, देखिए, ऐसा होता था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का नाम इलेक्शंस में एक प्रोमिनेंट फेस के तौर पे आता था, अटल जी हो, अडवाणी जी हो। आज की तारीख में मोदी और शाह चुनाव में मेन फेस है। तो उनको क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि उनको जरूरत ही नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चेहरा हो, और नड्डा जैसा चेहरा कोई मायने नहीं रखता है अमित शाह और मोदी के सामने। पर क्या यही कारण है कि ये संजय विनायक जोशी या नितिन गडकरी को सामने नहीं आने देना चाह रहे? कि चेहरा 2029 या 2029 तक के जितने स्टेट्स हैं, क्योंकि अभी बिहार में होना है, बंगाल में होना है, तमिलनाडु में होना है, स्टेट इलेक्शंस होने हैं ना। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का फेस महत्व नहीं रखता, पर अब तक तो रखता था। पर पिछले 10 सालों में वो गौण हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा जाता है। क्या अध्यक्ष का चेहरा, पार्टी अध्यक्ष का चेहरा इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है? मैं आपसे जानना चाहूँ। सुभाष, देखिए अजय जी, आप आज की तारीख में बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो इसका कोई मायने है नहीं, क्योंकि पूरा जो करिश्मा जो चल रहा है वो नरेंद्र मोदी इनका चल रहा है, और जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या जो भी इलेक्टोरल गेम करना है वो सारी चीजें अमित शाह कर रहे हैं। तो इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा नेता जो है वो आज की तारीख में बीजेपी के वरिष्ठ जो निर्णय प्रक्रिया जो होती है उसमें कोई शरीक नहीं हो पाया। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही लोग आज की तारीख में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। लेकिन आरएसएस की जो सोच है कि इन दोनों के बाद क्या, और हमने देखा कि इसके पहले कई सारे बड़े नेता, राजनाथ सिंह जैसे थे जो अध्यक्ष थे, उनका कोई अपना एक प्रभाव था और हिंदी बेल्ट में उनका प्रभाव था। मैं भी उनको एक बार झारखंड के चुनाव में मैं मिला था, तो वो वहां पे प्रचार करने के लिए आए थे। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और बाकी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये तो रह चुके हैं। लेकिन ये जो नेता थे वो अपना अपना उनका करिश्मा था। लेकिन आज की तारीख में नड्डा जी खुद को हिमाचल प्रदेश से भी चुनकर लेके आएंगे बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपोर्ट के, मुझे नहीं लगता। तो ऐसे में आरएसएस का जो प्लान है उसके आगे नरेंद्र मोदी इनके बाद क्या, इसके ऊपर निर्भर है। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कोई आदमी वहां पे बैठे जो एक दिशा बीजेपी को दे, जो साया बनकर, यानी इनका जी हुजूर बन के ना रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनका। तो इसलिए संजय विनायक जोशी इनका नाम सामने आया था, इसलिए नितिन गडकरी इनका नाम सामने आया था। लेकिन ऐसी चीज होती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो आरएसएस से नाम आ रहे हैं नरेंद्र मोदी कैंप के सामने, उनको वो विरोध कर रहे हैं। अजय, एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल, बड़ा अजीब सा सवाल होगा आपके लिए भी, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति हमने शेड्यूल ट्राइब से बनाया, बार बार ये बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ईबीसी या ओबीसी से, मंत्री या नेता या एमएलए या एमपी कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फॉरवर्ड हो। क्या मोदी जी को यह समझ में आ गया कि भैया अब समय आ गया है कि कास्ट पे ही खेलना है? हिंदुत्व पे तो खेलकर हमने देख लिया, रिजल्ट 2024 में 0/0 240 में अटक गए।
अब कास्ट पे खेलते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें एक बड़ा शिफ्ट है बीजेपी के स्ट्रेटेजी में, क्योंकि हमने देखा था कि जब मंडल लागू करने की घोषणा वीपी सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1989 में की। उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए कमंडल का मुद्दा इन्होंने आडवाणी जी ने शुरू किया था। उठाया था और रथ यात्रा लेकर वो पूरे देश में घूमे थे, और उसके बाद का जो इतिहास है वो सबको पता है। तो कास्ट पॉलिटिक्स है, उसको काउंटर करने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा बीजेपी ने आगे किया है। मुस्लिमों का द्वेष करके हिंदुओं के सारी जाति जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश हमेशा बीजेपी ने की है। तो ये जो मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा, उसको छोड़कर जाति को मजबूत करने की जो बात है वो अगर बीजेपी कर रही, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उस लेवल में जाना चाहती है जहां पे जो अति पिछड़ा है, जिनकी संख्या ज्यादा है भारी मात्रा में, उनको ज्यादा तवज्जो देकर उनकी वोट बैंक तैयार करके वो आगे आगे राजनीति जो है अपनी वो चमकाना चाहती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बेस है वो खत्म करना चाहती है, और जो पिछड़ा और मध्यम जाति की जो बेस है कांग्रेस का वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा लास्ट लाइनर सुभाष जी, लास्ट लाइनर आप ही की बातों से जुड़ा हुआ। अगर हम बैकवर्ड ईबीसी एससी एसटी की बात करते हैं, कास्ट सेंसस लेके यार, तो फिर रिजर्वेशन के इशू पे भी हमें बात करना पड़ेगा। रिजर्वेशन में क्या है ना कि हमारे पिताजी, मैं ओबीसी का हूं, ईबीसी का हूं, एससी हूं, एसटी हूं, मेरे पिताजी ने उसका फायदा लेकर वो ब्यूरोक्रेट हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या किसी जगह पे उनको फायदा मिल गया एजुकेशन में या नौकरी में। क्या मुझे मिलना चाहिए? इस पे भी तो कैटेगोरिकली क्लैरिटी होनी चाहिए ना सरकार की। जी सुभाष जी, ये क्रीमीलेयर इसके लिए ही बना है, और क्रीमीलेयर का जो चलन है वो किसी भी संविधान में नहीं होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर का मुद्दा बरकरार रखा है, और इसके चलते ही जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनमें से जो क्रीमीलेयर है, उनमें से जो अगड़े हैं, उनको रोकने के लिए क्रीमीलेयर, हाँ वो इसके लिए बना है। और मुझे लगता है कि अब जाके क्रीमीलेयर जो है वो काफी सख्ती से उसका पालन होगा, क्योंकि ये जो अति पिछड़ों को जब हम ये करेंगे, रिजर्वेशन ज्यादा मुहैया करेंगे, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने भी वहां पे पहल की है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये उन्होंने किया है। तो ये चीजें जो है वो कांग्रेस जो कर रही है उसको ही लपकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और इससे वो अपनी आगे की राजनीति जो है, या बीजेपी की राजनीति जिसको हम कहें, वो करना चाहती है। क्योंकि उनको ये पता है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है 1989 से लेकर 2024-25 वो कितने देर चलेगा, तो उसके आगे भी तो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो इस देश की बुनियादी मुद्दे हैं, वो बुनियादी मुद्दे जो जाति व्यवस्था है उसको वो यानी उसको वो उसके जो जवाब है वो ढूंढना चाहते हैं, और उसमें राजनीति वो करना चाहते हैं। जी आपने सही कहा कि आज की तारीख में शायद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट पार्टी विच इज इन गवर्नेंस, उनको समझ में आ गया कि हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा दिन हम नहीं जीत सकते। 15 साल खींच लिए, 3 इलेक्शन हम जीत लिए, आगे के लिए क्या? तो जात ही एक मुद्दा बना। जी अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी, हम फिर इसी तरह के मुद्दों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।